हाँ, बेसिकली मैम, ये जो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, मैंने से आपको पता है ये एक साइक्लिकल फाइट है कि हम सप्लाई पे जनरली काम करते हैं कि जहाँ से आ रहा है वहाँ पे बंद करें। और क्योंकि हमारे यहाँ इंडिजिनस प्रोडक्शन नारकोटिक्स का है नहीं, तो बड़े पेडलर्स पे हमारा जनरली एम रहता है उनको पकड़ने का। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो जनरली जो सप्लाई है नारकोटिक्स वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेट है नारकोटिक्स का मार्केट में वो इंक्रीज होते जाता है। जब वो इंक्रीज हो जाता है तो एम यही हमारा रहता है कि उसको इंक्रीज करने का, क्योंकि फिर जो हमारे फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो इस फील्ड में जो बड़े प्लेयर्स हैं वही जनरली उसको खरीद सकते हैं और आगे बेच सकते हैं। तो डेफिनेटली लास्ट 3 महीने में आपको भी अपने सोर्सेज से भी पता लगेगा कि नारकोटिक्स का रेट अक्टूबर में क्या था और आज जनवरी में क्या है। तो हम आपको ये बताएं कि ये एक्शन हुआ है और उसके बाद इतनी रिकवरीज हैं और उससे ये इम्पैक्ट हुआ है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि एक एम्पेरिकल डेटा जिससे ये प्रूव भी हो सके कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो सिर्फ इस चीज़ का है कि आज हेरोइन का रेट क्या चल रहा है। तो राइट अराउंड एज ऑन टुडे अराउंड 2-2.5 हज़ार पर ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए, जो अक्टूबर के आसपास में था, अभी अराउंड 8-9 थाउजेंड के आसपास उसका ओपन मार्केट में, जो ओपन मार्केट भी नहीं कह सकते, बेसिकली जो ग्रे मार्केट है जहाँ ये इसकी बिक्री होती है वहाँ ये रेट चल रहा है। तो सप्लाई पे काम करने से फ़ायदा हमें ये हुआ है कि पेडलर्स हमारे पास आए हैं, रिकवरीज हुई है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है वो इसका ये है कि क्योंकि रेट बढ़ गया, इसलिए जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं जनरली वो अभी उनके लिए नारकोटिक्स खरीदना, खासकर हीरोइन खरीदना इतना इजी नहीं। शायद इसी वजह से कि उनका पीयर ग्रुप यूज़ कर रहा है या फिर उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलता है अपने एल्डर से, सीनियर से, जो भी है। लेकिन आज भी जो हमारा मेन जो टारगेट ग्रुप है दैट विल रिमेन फ्रॉम 18-19 ईयर्स टू 40-42 ईयर्स के आसपास का हमारा मेन ग्रुप होता है। इसके अंदर ऑब्वियसली जो लेट 20s का, अर्ली 20s, लेट 20s का जो हमारा ग्रुप है वो मैक्सिमाइज, अगर हम किसी ग्रुप को देखें तो मैक्सिमाइज यूसेज, जो मैक्सिमाइज यूसेज है वो इसी ग्रुप का है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट पुलिसेस के साथ, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो भी हायरार्की में उनके साथ हमारा टच रहता है हर एक लेवल पे। नारकोटिक्स डिटेक्शन एक इंटेलिजेंस एक्सरसाइज ही है। देखिए, प्रोडक्शन पे रोक हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कुछ कैंप्स हैं, इंडस्ट्रीज ने जो प्रोड्यूस करती है, हमारा कंट्रोल उस पर है, और अगर नहीं है तो हमें करना चाहिए। जिन जिन स्टेट्स में हो रहा है और वहाँ से आ रहा है और अगर उनका उतना कंट्रोल नहीं है तो करना चाहिए, और वो अपने अपने लेवल पे ट्राई करते हैं। बट ये समझने की बात है कि काफ़ी प्रोडक्शन, एटलीस्ट जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हेरोइन है, तो हेरोइन का काफ़ी प्रोडक्शन अक्रॉस बॉर्डर भी होता है, ये सभी को पता है। तो अब आप बॉर्डर एरिया जानते हैं कितना पोरस है, तो वहाँ से वहाँ प्रोडक्शन रोकना ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वहाँ से जो सप्लाई आ रही है उसके लिए जितना हम इंटेलिजेंस जनरेट कर सकते हैं उतना करते हैं, और उसी पे सक्सेसेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली वी आर फार बेटर ऑफ देन वी वर सम इयर्स बैक, बट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है और हमारा डिटेक्शन भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंटेलिजेंस हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो इट्स एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आज या कल में नारकोटिक्स की सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, बट हम जितना ट्राई कर सकते हैं उसको जितना जल्दी डिटेक्ट कर सकें उतना ज़्यादा हम ट्राई करते हैं। देखिए, बंदरदेवा एज एन एरिया हमेशा ही एक हब रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसे बफर एरिया में है जो अरुणाचल असम बाउंड्री पे लगता है और वहाँ का एक्सेस बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो अभी भी एक हब है। ईटानगर के कुछ पॉकेट्स थे जहाँ पे बड़ी तादाद में नारकोटिक्स मिलने की खबर आ रही थी, चाहे वो विवेक विहार हो या नीति विहार की साइड हो, तो उस पर बड़े मात्रा में नारकोटिक्स मिलने की अब खबर नहीं आती है। तो हमारा ये मानना है कि थोड़ा बहुत मार्केट टुवर्ड्स नाहरलगन से निर्जुली उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मोर टुवर्ड्स द बाउंड्री। एक नया हब जो होलोंगी की साइड भी, क्योंकि वो सीधा जाता है गोपुर की साइड, तो वहाँ पे भी एक पुराना एक हब है, मोस्टली नारकोटिक्स एंड स्टोलन व्हीकल्स का एक नेक्सस है जो वहाँ पे रहता है, तो एक हब वहाँ पे डेवलप हो रहा है।
कम किया जाए या फिर इसको थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया जाए, ऐसा ऐसा कुछ प्रेशर ऐसा आता है आप लोगों को? नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट फैमिलीज ही हमें बोलती हैं कई बारी, जब हम यूजर्स को भी लेके आते हैं तो फैमिलीज ही कई बार बोलती हैं कि काफ़ी परेशान है वो इस आदत से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट अ चीप एक्टिविटी। आपको काफ़ी पैसा चाहिए आपको, क्योंकि रेगुलर लत लग जाती है तो लेने के लिए कई बार फैमिलीज ही बल्कि ये बोलती हैं कि आप जितना हो सके इनको अंदर रखें। बट ऑब्वियसली उनको लीगैलिटी का इतना पता नहीं होता, तो हम खुद उनको लीगैलिटी समझानी पड़ती है कि इतना टाइम है जब आप इनको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं और इंटरगेट कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वांटम ऑफ देयर क्राइम उनको जो लीगल एक्शन है वो लेना पड़ेगा। तो हायरार्की से तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट फैमिली वाले ही हमें ज़्यादा ये कहते हैं कि इनको ज़्यादा टाइम तक हम लोग जितना ज़्यादा कस्टडी में रख सकें रखें। पेडलर्स के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग जितना ट्राई कर सकते करते हैं, बट यूज़र्स के लिए हम जनरली ट्राई करते हैं कि काउंसलिंग पे ज़्यादा जाएं, उनके उनकी फैमिली को गाइड कर सकें कि रिहैब एरियाज कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, और वो भी इतना कॉस्टली ना हो। कई लोग रिहैब में इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि वो भी काफ़ी कॉस्टली रहता है, और लोगों को लगता है एक बार रिहैब के से आने के बाद फिर से रिलैप्स कर जाएगा। तो जनरली हम उनको प्रमोट करते हैं कि ऐसे रिहैब में जाए जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और जो इतना कॉस्टली ना हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है।